7 डेज कहानी की शुरुआत एक कपल को दिखाते हुए होती है जो कि खुशी खुशी अपने घर में रहते थे। उस कपल का नाम ब्रूनो और सिल्विया होता है और उनकी 11 साल की एक छोटी सी लड़की होती है जिसका नाम जैस्मीन होता है और वो दोनों अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। ब्रूनो एक सर्जन होता है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया करता था और उसकी बीवी सिल्विया कहीं पर जॉब किया करती थी। कुछ दिनों में जैस्मीन का बर्थडे आने वाला था और वो लोग उसके बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे। जैस्मीन अपने पिता से कहती है कि वो स्कूल जा रही है और अपने सभी दोस्तों को इनवाइट कर देगी। जब वो स्कूल के लिए निकल रही होती है तो अपने डैड से कहती है कि वो उसे छोड़ने के लिए चलें, लेकिन ब्रूनो एक सर्जरी करके आया होता है जिससे उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। इसीलिए वो अपनी बेटी से कहता है कि वो थका हुआ है और वो आराम करना चाहता है। ये सुनकर जैस्मीन अकेले ही स्कूल जाने के लिए निकल जाती है और वो दोनों दरवाजे पर खड़े होकर उसे बाय कहते हैं। फिर जब ब्रूनो की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि अब शाम हो गई है और तभी उसके दरवाजे पर एक लड़का आता है जो कि जैस्मिन का दोस्त था। वो लड़का उससे कहता है कि वो जैस्मिन का होमवर्क उसे वापस देने आया है और वो उससे ये भी पूछता है कि जैस्मिन स्कूल में क्यों नहीं आई। ये सुनकर ब्रूनो हैरान हो जाता है कि सुबह ही तो जैस्मिन स्कूल गई थी। उसकी बीवी को जब ये बात पता चलती है तो उसकी बीवी पागल सी हो जाती है और वो बहुत रोती है और उसके बाद वो दोनों वहाँ पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस उनकी रिपोर्ट लिखती है। ब्रूनो पुलिस के साथ जाता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए और तभी पुलिस को जंगलों के अंदर उसकी बेटी की लाश मिलती है। अपनी बेटी की ये हालत देखकर ब्रूनो बहुत रोता है और देखता है कि उसके स्कर्ट के ऊपर ढेर सारा खून लगा हुआ है। इससे वो समझ जाता है कि किसी आदमी ने उसकी बेटी के साथ गलत किया है। कुछ दिनों बाद ब्रूनो और उसकी बीवी के संबंध खराब होने लगते हैं। वो एक दूसरे को ही दोषी मानते थे उनकी बेटी की मौत का। वो आपस में कम बात किया करते थे और अपनी बेटी को याद करते थे। तभी एक दिन डिटेक्टिव ब्रूनो के घर में कॉल करता है और उसे बताता है कि उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने उसकी बेटी को मारा है। एविडेंस के तौर पर उन्होंने उसका डीएनए लिया था और वो डीएनए उसकी बेटी के अंदर मौजूद स्पर्म से मिलता है। तभी ब्रूनो न्यूज में देखता है जहां उसकी बेटी के कातिल को पकड़ कर ले जाया जा रहा था। उस किलर का नाम एंथनी होता है और वो एक लेबर था। अगले दिन ब्रूनो उस लोकेशन पर जाता है जहां उसकी बेटी की लाश उसे मिली थी। उसे याद करके बहुत ही गुस्सा आता है और वो बदला लेने का सोचता है। जब वो घर में जाता है तो अपना बैग तैयार करता है और उसकी वाइफ उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब ब्रूनो अपनी वाइफ से झूठ बोलता है कि वो हॉस्पिटल जा रहा है ताकि उसका माइंड डाइवर्ट हो सके, पर असल में वो उस कातिल को पकड़ने का प्लान बनाने जा रहा था। उसे जंगलों में एक केबिन दिखता है जो कि बहुत सालों से बंद था। वो उसके अंदर एंटर हो जाता है और देखता है कि सभी सामान वहाँ पर मौजूद हैं। उसको एक कबर्ड में शॉट गन भी मिलती है जो कि फुल्ली लोडेड थी। फिर वो एक फार्मेसी में जाता है जहाँ पर वो ढेर सारी दवाइयाँ खरीदता है। उसके बाद वो एक डीलर के पास जाता है जो कि टॉर्चर का सामान बेचा करता था और वो उससे ढेर सारे इक्विपमेंट्स खरीद लेता है ताकि वो उस बंदे को टॉर्चर कर सके। कुछ दिनों बाद जब वो अपनी बीवी के साथ डिनर कर रहा होता है तो वो उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ जाता है। तो वो बताता है कि वो हॉस्पिटल जाता है। तब उसकी बीवी उसे कहती है कि उसने हॉस्पिटल में कॉल किया था। उनका कहना है कि वो हॉस्पिटल में कई दिनों से आया ही नहीं है। ये सुनकर ब्रूनो उसे कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। अगले दिन वो एक हैकर से मिलता है जिससे कि वो एक लैपटॉप खरीदता है और वो उस लैपटॉप के जरिए किसी को भी कॉल कर सकता था बिना उसकी लोकेशन ट्रैक किए हुए। वो उस बंदे को उसके पूरे पैसे देता है और उसे कहता है कि जब तक वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगा तब तक वो उसे $10,000 देता रहेगा। ये सुनकर वो बंदा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि वो पुलिस को कभी कुछ नहीं बताएगा। उसने दूर एक कमरा रेंट पर लिया हुआ था ताकि पुलिस को अपने लोकेशन में चकमा दे सके। अगली सुबह 2 अफसर एंथनी को जेल में ले जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक ड्राइविंग अफसर बेहोश हो जाता है जिससे कि वो गाड़ी रुक जाती है। ये देखकर ब्रूनो वहां पर जाता है और दूसरे अफसर से कहता है कि वो एक डॉक्टर है और वो अफसर को बाहर निकाले ताकि वो उसका चेकअप कर सके। वो दोनों उसे बाहर निकालते हैं और ब्रूनो उससे कहता है कि वो अपना बैग लेकर आ रहा है और इसी बहाने वो उनकी वैन चुरा लेता है और उसे लेकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो वैन को खोलता है जहां वो एंथनी को क्लोरोफॉर्म सुंघा देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो उसे अपनी डिग्गी में बंद करके उस कैबिन में ले जाता है। इधर डिटेक्टिव जब ब्रूनो की गाड़ी चेक करते हैं तो उन्हें वहां पर उसकी आईडी मिलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि ब्रूनो ने ही उस आदमी को किडनैप किया है ताकि वो अपनी बेटी की मौत का
बदला ले सके। ये देखकर डिटेक्टिव ब्रूनो की वाइफ के पास जाता है और उससे पूछता है कि आगे उसका पति क्या करने वाला है। सिल्विया उससे कहती है कि उसे नहीं पता कि वो उसके साथ क्या करने वाला है और उसने इस बारे में उसे कुछ बताया भी नहीं था। डिटेक्टिव उससे कहता है कि वो उसका फोन ट्रैक कर रहे हैं ताकि उसका पति जब उसे कॉल करे तो उसकी लोकेशन पता लग सके। इधर ब्रूनो एंथनी को स्ट्रेचर पर लिटा देता है और उसे पूरी तरह बांध देता है और जब एंथनी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाता है। वो जोर से चिल्लाने लगता है और ब्रूनो से कहता है कि आखिर वो कौन है। तब ब्रूनो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे घूरने लगता है, जिससे वो कातिल समझ जाता है कि जरूर वो जैस्मीन का पिता है। वो उससे कहता है कि उसकी बेटी का कातिल वो नहीं बल्कि कोई और है और पुलिस ने उसे गलती से पकड़ लिया है। उसका झूठ सुनकर ब्रूनो को बहुत गुस्सा आता है और वो हथौड़ा उठाकर उसके घुटने पर मारता है, जिससे कि उसकी हड्डी टूट जाती है। इससे एंथनी जोर से चिल्लाता है और उसे कहता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। अगली सुबह ब्रूनो एंथनी के पास जाता है और उसके मुंह पर पेशाब कर देता है और उसकी टूटी हुई हड्डी पर पैर लगाता है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। उसके बाद ब्रूनो बाहर नदी के पास बैठता है और अपनी बेटी को याद करता है। वहीं उसे मरा हुआ डियर नजर आता है तो वो उसका मांस निकाल कर पकाता है और एंथनी को वही सर्व करता है। इधर डिटेक्टिव उसकी खोज में लगे होते हैं और तभी उनका फोन बजता है, जो कि उसकी बीवी के फोन से लिंक था। दरअसल ब्रूनो ने अपनी बीवी को कॉल किया था और वो उससे पूछता है कि वो कैसी है। उसकी बीवी उससे कहती है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्रूनो उसे कहता है कि आज उसने उस आदमी की हड्डी तोड़ी तो उसकी बीवी उसे समझाती है कि वो जो कर रहा है वो गलत है, वो आदमी को छोड़ दे और उसे सिर्फ कानून सजा देगा। ये सुनकर ब्रूनो उसे कहता है कि 7 दिन बाद उनकी बेटी का जन्मदिन है और वो उसे 7 दिनों तक टॉर्चर करेगा और इसके बाद उसे जान से मार डालेगा। तभी डिटेक्टिव उससे कहता है कि उससे पहले वो लोग उसे पकड़ लेंगे। तो ब्रूनो उनसे कहता है कि उसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। तभी डिटेक्टिव उसे अपने एक इंसिडेंट के बारे में बताता है कि एक दिन उसकी बीवी ग्रोसरी स्टोर में गई थी, जहां पर उस चोर ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जब वो चोर पकड़ा गया तो उसे कानून ने सजा दिया और वो अभी जेल में है। ये सुनकर ब्रूनो उससे पूछता है कि क्या वो सेटिस्फाइड है, तो ऑफिसर उसे कोई जवाब नहीं देता और वो कॉल काट देता है। रात को डिटेक्टिव ब्रूनो की बात सोचता है और उसे पूरी तरह सेटिस्फेक्शन नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी बीवी का कातिल मारा जाए, लेकिन वो एक कानूनी आदमी था, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। इधर ब्रूनो एंथनी को लटका देता है और उसके सामने शॉटगन लेकर आता है। वो उसके दोनों साइड में शूट करता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अगली सुबह ब्रूनो फिर से उस डियर का मांस लाता है और पकाकर उसे खिलाता है। इधर डिटेक्टिव अपनी वेडिंग रिंग पहन रहा होता है तो उसकी रिंग उसके हाथ से छूट जाती है और उसकी बीवी के कमरे में जा गिरती है। ये देख वो अपने पार्टनर को बुलाता है उस रिंग को निकालने के लिए, क्योंकि वो खुद अपनी बीवी के कमरे में नहीं जाना चाहता था। उसकी पार्टनर वहां पर आकर वो रिंग निकालती है और उसे दे देती है। उसके बाद डिटेक्टिव काम पर जाता है और वो ब्रूनो के सभी दोस्तों से पूछताछ करता है, जहां वो हैकर उसे बताता है कि ब्रूनो उसके पास आया था और उसने उससे एक लैपटॉप खरीदा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका क्या यूज करेगा। इधर ब्रूनो एंथनी के पास जाता है उसे टॉर्चर करने के लिए, तो एंथनी उससे सच बोल देता है कि हाँ उसने उसकी बेटी के साथ वो किया था। ये सुनकर ब्रूनो एक चैन उठाता है और उससे उसे बुरी तरह पीटने लगता है, जिससे एंथनी बेहोश हो जाता है और उसके शरीर से खून निकलने लगता है। इधर डिटेक्टिव अपनी टीम से कहता है कि उसे लगता है कि ब्रूनो किसी होटल या केबिन में रुका हुआ है, तो वो लोग सभी होटल और केबिन को चेक कर डालें। रात को ब्रूनो अपनी बीवी को कॉल करता है, जो कि उससे कहती है कि वो उस आदमी को छोड़ दे, लेकिन ब्रूनो उस पर चिल्लाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। उसने उसकी मासूम बेटी को मारा है, जो कि सिर्फ 11 साल की थी, और वो इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी बीवी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो मान जाए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानता और फोन को पटक देता है। उसके बाद वो एंथनी के पास जाता है और उसे एक डोज दिखाता है। एंथनी उससे पूछता है कि आखिर ये किस चीज की दवा है, तो फिर वो उसे बताता है कि ये एक ऐसी दवा है जिससे इंसान का शरीर पैरालाइज हो जाता है, लेकिन उसके शरीर में जो भी होता है वो उसे अच्छी तरह फील कर सकता है। ये सुनकर एंथनी उससे कहता है कि प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करो, लेकिन ब्रूनो उसे इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो पैरालाइज हो जाता है। उसके बाद ब्रूनो उसका पेट फाड़कर उसका लीवर बाहर निकाल देता है और हम एंथनी को देखते हैं कि उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, यानी उससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन उसके कारण वो कुछ
कर नहीं पा रहा था। अगली सुबह ब्रूनो एंथनी के पास आता है जहाँ उसके घाव से ढेर सारा खून निकल रहा था। तभी एंथनी ब्रूनो से कहता है कि उसने जो भी किया था वो बहुत गलत था, लेकिन वो उसके साथ जो ये कर रहा है वो और भी ज्यादा ब्रूटल है। उसकी ये बात सुनकर ब्रूनो बाहर जाता है और बहुत रोता है क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था और वो किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे अपनी बेटी के कातिल से उसका बदला भी लेना था। इसीलिए वो ये नहीं समझ पाता कि वो सही कर रहा है या गलत। कुछ देर बाद वो एंथनी के पास जाता है जो कि अधमरा हो चुका था। तभी एंथनी उससे कहता है कि उसकी बेटी के अलावा उसने 3 और लड़कियों को जान से मारा है। पहले उसने उन लड़कियों को पकड़ा और उसके बाद उनका शोषण किया और फिर उनका गला दबाकर उन्हें जान से मार दिया, और उसे ये भी बताता है कि उनमें सबसे बढ़िया उसकी बेटी ही थी। ये सुनकर ब्रूनो उसका गला पकड़ लेता है और उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो समझ जाता है कि एंथनी उसे भड़का रहा है ताकि वो उसे आसान मौत दे दे। तभी ब्रूनो चाकू से उसके मेन पार्ट को काट देता है ताकि आगे वो किसी के साथ ऐसा करने का ना सोचे। रात को वो डिटेक्टिव को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या उसे रिग्रेट होता है कि उसने अपनी बीवी के कातिल को नहीं मारा। तो डिटेक्टिव उससे कहता है कि उसे सजा देना लॉ का काम है। ब्रूनो उसे कहता है कि आज उस खूनी ने कुछ कॉन्फेस किया है। वो उसे उन लड़कियों के नाम बताता है जिन्हें उसने जान से मारा था और डिटेक्टिव उनके नाम लिख लेता है। तभी ब्रूनो का फोन ट्रैक हो जाता है और उसकी लोकेशन उन्हें पता चल जाती है। वो सभी अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंचते हैं और दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि वहां पर ब्रूनो नहीं बल्कि एक लैपटॉप है जिसके अंदर से ब्रूनो बात कर रहा है और वो असल में कहीं और है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि ब्रूनो बहुत ही ज्यादा चालाक था। रास्ते में ब्रूनो एक स्टोर में जाता है जहां वो कुछ सामान लेता है और वहां पर एक लड़की होती है जो कि उसे पहचान लेती है और उससे कहती है कि उसने उसे आज टीवी पर देखा और वो जो भी कर रहा है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जो भी लड़कियों का रेप करता है उसे यही सजा मिलनी चाहिए। अगली सुबह ब्रूनो उठता है और न्यूज देखता है जहां पर एंथनी के तीनों विक्टिम्स के पेरेंट्स का इंटरव्यू आ रहा था। वो बताते हैं कि ब्रूनो जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि उन्होंने भी अपनी बेटी खोई है और वो समझ सकते हैं कि उस पर क्या बीत रही है। अगर उसकी जगह वो होते तो वो उस रेपिस्ट को मार डालते। उधर एक लड़की की माँ इंटरव्यू देते हुए कहती है कि उसकी बेटी के साथ जो भी हुआ वो उसकी किस्मत थी, लेकिन ब्रूनो जो कर रहा है वो बहुत ही गलत है। उस आदमी को कानून के हवाले कर देना चाहिए और उसे जान से नहीं मारना चाहिए। ये सुनकर ब्रूनो को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि वो उसकी माँ होकर ऐसे कैसे बोल सकती है, और वो रात को उसके घर में जाता है और उसे किडनैप करके अपने कैबिन में ले जाता है। जब उस औरत की आंख खुलती है तो अपने सामने वो ब्रूनो को देख ब्रूनो उससे कहता है कि उसने जो भी अभी टीवी पर कहा वो बहुत ही गलत कहा और अब वो उसकी बेटी का कातिल उसे दिखाएगा जो कि अभी अधमरा है। वो उससे कहती है कि वो उस कातिल को नहीं देखना चाहती, लेकिन ब्रूनो जबरदस्ती उसे वहां पर ले जाता है और एंथनी की बॉडी दिखाता है। वो उसे कहता है कि अभी ये जिंदा है और उसे अपनी बेटी का बदला लेना है तो अब उसे जान से मार डाले। वो उसे रूम में लॉक कर देता है, लेकिन वो लेडी उसे नहीं मारती। कुछ देर बाद वो उसे बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि उसने उसे क्यों नहीं मारा। तो वो उससे कहती है कि उसे मारना उसका काम नहीं है। तभी वो खिड़की के बाहर एक बड़ी सी लेक को देखती है। तभी ब्रूनो उस पर हमला कर देता है जिससे वो लेडी बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो उसे शहर में ले जाकर छोड़ देता है। जब वो वापस आता है तो जंगल में वो अपनी गाड़ी छोड़ देता है और फिर वो केबिन में जाकर सभी सामान तोड़ने लगता है। अगले दिन 7वां दिन था और वो ये फैसला नहीं कर पाया था कि उसे मारना चाहिए या नहीं। उस औरत की जब आंख खुलती है तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन में जाती है और वो उसका लोकेशन दे देती है जिससे पुलिस वहां पर जाने लगती है। इधर ब्रूनो अपनी बेटी को हेलुसिनेट करता है जिसे देखकर वो रोने लगता है और उसके घाव को भी भरता है। वो सोचता है कि वो कैसा पिता है जो कितने गलत रास्ते पर आ गया। तभी पुलिस वाले उसके केबिन के बाहर पहुंचते हैं और डिटेक्टिव उससे कहता है कि वो तुरंत बाहर आ जाए और उन्हें सरेंडर कर दे, और उसकी बात मानकर वो सरेंडर कर देता है। और उसके बाद डिटेक्टिव से कहता है कि उसने उस आदमी को नहीं मारा है और वो भी जिंदा है। डिटेक्टिव उससे कहता है कि जो भी उसने किया वो अच्छा किया, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।